नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और डिजाइन विषय में आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है 555 टाइमर की एप्लीकेशंस। 555 टाइमर की एप्लीकेशंस में भी आज हम बात करेंगे एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर। मल्टी वाइब्रेटर्स यूजिंग 555 टाइमर्स को हम तीन प्रकार से काम में ले सकते हैं। पहला एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह, दूसरा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और तीसरा बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। और ये निर्भर करता है कि 555 टाइमर का जो ट्रिगर इनपुट है उस पे ट्रिगर किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, उसके अनुसार उसको मल्टीवाइब्रेटर्स को क्लासिफाइड किया जाता है। अगर ट्रिगर इनपुट या एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई नहीं किया जाता है तो उसे एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहते हैं। अगर एक ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहलाएगा, और ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट या ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में 555 टाइमर को लाने के लिए दो एक्सटर्नल ट्रिगर्स की आवश्यकता होती है, तो उस कंडीशन में वह बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बन जाता है या कहलाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग IC 555 टाइमर। तो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर कोई एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स अप्लाई नहीं की जाती है, तो इसका जो आउटपुट है मींस जो आउटपुट मिलेगा पिन नंबर 3 पे वह हाई से लो और लो से हाई इन दो स्टेट्स के अंदर ट्रांजिशन करता रहेगा। इसलिए इस मल्टीवाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं। मल्टीवाइब्रेटर जनरली जहां पर भी टाइम डिले जनरेट करना होता है वहां यूज में लिया जाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करते हैं, कोई एक एलईडी है, उस एलईडी को अगर 1 सेकंड के लिए ऑन रखना है और 5 सेकंड के लिए 0.5 सेकंड के लिए उसको ऑफ रखना है, तो वहां पर मल्टी वाइब्रेटर और वो भी एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज में लिया जा सकता है। तो 555 टाइमर का आईसी कॉन्फ़िगरेशन या पिन कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि 8 पिन की 555 टाइमर्स जनरली काम में ली जाती है। पिन नंबर 1 ग्राउंड, पिन नंबर 2 ट्रिगर, पिन नंबर 4 आउटपुट, पिन नंबर 4 सॉरी पिन नंबर 3 आउटपुट, पिन नंबर 4 रीसेट पिन है, पिन नंबर 5 कंट्रोल, पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड, पिन नंबर 7 डिस्चार्ज और पिन नंबर 8 प्लस VCC पिन काम में ली जाती है। आईसी को देख के पिन की नंबरिंग किस प्रकार दी जाती है, जो यहाँ एक डॉट और ये नोच बना होता है, उस डॉट या नोच को अपनी तरफ रखते हैं तो अपनी तरफ से ही उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का कॉन्फ़िगरेशन तैयार करने के लिए या उसको डिजाइन करने के लिए पिन नंबर 4 और 8 को शॉर्ट करके प्लस VCC से जोड़ दिया जाता है। पिन नंबर 2 जिसको ट्रिगर पिन की तरह काम में लेते हैं, क्योंकि एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई नहीं की जाती है, तो पिन नंबर 2 को पिन नंबर 6 से शॉर्ट कर दिया जाता है और पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड पिन कहलाती है। तो अभी इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम भी अभी देखेंगे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। तो पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड यानी कि यहाँ पर कुछ एक वोल्टेज होता है जिससे एक्सटर्नल जो कंपोनेंट लगाया गया है जैसे कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आता है उन दोनों को कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाएगा। पिन नंबर 7 डिस्चार्जिंग पिन कहलाती है और इसको पिन नंबर 7 को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RA और RB से कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि पिन नंबर 7 और 4 के बीच में RA रेजिस्टेंस काम में लिया जाता है, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 2 के बीच में RB रेजिस्टेंस काम में लिया जाता है। पिन नंबर 5 कंट्रोल पिन कहलाती है, उसको 0.01 माइक्रोफेरेड और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है, और पिन नंबर 3 आउटपुट पिन होती है। इसकी वर्किंग के अंदर हम
अब ये इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम है जो यहाँ सामने दिखाया गया है, और उनका ये कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ फ्लिप फ्लॉप लगा रखा है उसका आउटपुट क्या आता है, उसके आउटपुट की वेव फॉर्म को यानी कि रिजल्ट को दर्शाया गया है। इस इंटरनल सर्किट डायग्राम के अंदर या वर्किंग डायग्राम के अंदर दो कंपैरेटर्स काम में लिए गए हैं, कंपैरेटर 1 और कंपैरेटर 2। कंपैरेटर 1 दो वोल्टेज को कंपेयर करेगा 2/3 VCC, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उन दोनों वोल्टेज को कंपेयर करके कंपैरेटर 1 का आउटपुट प्राप्त होगा, और जितना आउटपुट आएगा, हाई आउटपुट आएगा या लो आउटपुट आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट स्टेट है वो चेंज होगी। तो इसी प्रकार कंपैरेटर 2 1/3 VCC से कंपेयर करेगा। सेम पिन नंबर जो ये 2 है, ठीक है, जिसको ट्रिगर पिन कहते हैं, उस ट्रिगर पिन पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वह वोल्टेज दर्शाएगा। तो इस पिन नंबर 2 पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और इस कंपैरेटर 2 के नॉन इन्वर्टिंग पे जो वोल्टेज है, उन दोनों को कंपेयर करके कंपैरेटर 2 का आउटपुट डिसाइड होता है। तो इसकी वर्किंग के लिए समझने से पहले ये 2/3 VCC और 1/3 VCC किस प्रकार आया है, तो इस ये रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस काम में लिए गए हैं जिनकी वैल्यू R है। तो इस पॉइंट पर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस है और टोटल रेजिस्टेंस 3R है, तो यहाँ पर वोल्टेज होगा 1/3 VCC। सेम इसी प्रकार इस पॉइंट से और ग्राउंड के बीच में 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं और टोटल रेजिस्टेंस 3R है, तो 2/3 VCC यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये दो फिक्स्ड वोल्टेज होते हैं 2/3 VCC और 1/3 VCC, जिनके मध्य ये कंपैरेटर्स कंपेयर होता है और उनका आउटपुट चेंज होता है, जिसके कारण फ्लिप फ्लॉप की कंडीशंस चेंज होती है और एक्चुअल आउटपुट हाई या लो के बीच में ट्रांजिशन करता रहता है। अभी किस प्रकार करता है, इसके लिए इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ऑफ कंडीशन में है। इनिशियली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 मानते हैं, तो इस आउटपुट 0 के कारण ये जो इससे कनेक्टेड है, ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर है जो कि पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है, उस डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्टेड है। तो आउटपुट 0 है और एक्चुअल जो आउटपुट है, क्योंकि क्यू बार से लिया गया है, वो हाई होगा। तो इस फ्लिप फ्लॉप के 0 आउटपुट के कारण डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होता है, और ऑफ कंडीशन में होने के कारण प्लस VCC से RA और RB के द्वारा ये कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। तो जब कैपेसिटर चार्ज होने लगता है और उस चार्जिंग वोल्टेज का मान ये 2/3 VCC से ज्यादा होता है, क्योंकि 2/3 VCC से कम है, तो उस कंडीशन में कंपैरेटर 1 का आउटपुट चेंज नहीं होगा और फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज 2/3 VCC से ज्यादा होता है, और यह क्योंकि कंपैरेटर 1 के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो और इसका जो कंपेयरिंग वोल्टेज है यानी कि रेफरेंस जो वोल्टेज है 2/3 VCC है, तो 2/3 कैपेसिटर का वोल्टेज जैसे ही 2/3 VCC से ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में कंपैरेटर 1 का आउटपुट हाई हो जाता है, और हाई होते ही जो SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट का मतलब है कि उसका आउटपुट Q हाई हो जाएगा और एक्चुअल आउटपुट Q बार वह लो कंडीशन में यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक बार वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं, जब चार्जिंग कैपेसिटर का मान 2/3 VCC को क्रॉस करता है, तो क्रॉस करते ही अपनी जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट था वह हाई हो गया था और एक्चुअल आउटपुट 0 हो गया था, तो एक्चुअल आउटपुट उस कंडीशन में 0 हो जाता है। और क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जैसे ही 1 हुआ यानी कि हाई हुआ, तो उस कंडीशन में
डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर सैचुरेशन कंडीशन में आएगा और वह एक लो पाथ प्रोवाइड कराएगा और कैपेसिटर इस आरबी के थ्रू डिस्चार्ज होने लग जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे चार्जिंग कैपेसिटर का मान 2/3 VCC हुआ और फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हाई होते ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाता है। और डिस्चार्ज कहाँ तक होगा इसको भी देखते हैं। तो ये जैसे ही कैपेसिटर 2/3 VCC से डिस्चार्ज होने लगा तो डिस्चार्ज होते होते एक और इस कंपैरेटर 2 का रेफरेंस वोल्टेज जिससे वह कंपेयर कर रहा है वो 1/3 VCC है। तो जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता होता 1/3 VCC से कम नहीं हो जाता है, यानी कि उसको क्रॉस नहीं करता है, तब तक कंपैरेटर 2 का आउटपुट चेंज नहीं होगा, तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी चेंज नहीं होगा। जैसे ही डिस्चार्ज कैपेसिटर का मान 1/3 VCC से कम होगा तो उस कंडीशन में कंपैरेटर 2 का आउटपुट हाई हो जाएगा और कंपैरेटर 1 का आउटपुट लो यानी कि 0 हो जाएगा। तो कंपैरेटर 2 का आउटपुट हाई होते ही फ्लिप फ्लॉप आर पे हाई मींस रीसेट द फ्लिप फ्लॉप और इसका फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q का मान लो हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। 0 होते ही यह डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर कट ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो एक्चुअल आउटपुट क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा। मींस जब 1/3 VCC को से जैसे ही डाउन होगा डिस्चार्ज कैपेसिटर का वोल्टेज यानी कि लो होगा तो उस कंडीशन में एक्चुअल आउटपुट हाई हो जाएगा। तो वेवफॉर्म में देख सकते हैं जब जैसे ही ये डिस्चार्ज कैपेसिटर धीरे धीरे जब डिस्चार्ज हो रहा है और 1/3 VCC को जैसे ही क्रॉस करेगा तो उस कंडीशन में एक्चुअल आउटपुट इस 0 से और 1 की कंडीशन में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा कट ऑफ कंडीशन में आ जाएगा और पुनः पूर्व वाली कंडीशन पहले वाली स्थिति आ जाएगी और उस कंडीशन में अगेन दोबारा कैपेसिटर C RA और RB के द्वारा चार्ज होने लग जाएगा। वापस जैसे ही 2/3 VCC को क्रॉस करेगा, जैसे ही चार्जिंग होते होते 2/3 VCC को क्रॉस करेगा तो कंपैरेटर 1 का आउटपुट हाई हो जाएगा यानी कि सेट द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा और एक्चुअल आउटपुट 0 हो जाएगा। तो जैसे ही 2/3 VCC वेवफॉर्म में देखेंगे 2/3 VCC को जैसे ही क्रॉस कर रहा है तो एक्चुअल आउटपुट 0 हो गया। तो इस प्रकार से 2/3 VCC और 1/3 VCC के बीच में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो लो और हाई या हाई और लो के बीच में ट्रांजिशन कर रहा है। तो इसी कारण से क्योंकि एक्सटर्नल कोई ट्रिगर अप्लाई नहीं की है, केवल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से आउटपुट लो और हाई या हाई और लो इस प्रकार से प्राप्त होता है, इसलिए इसको फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं। इसकी अगर कुछ चार्जिंग टाइम पीरियड और डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड कितना आता है उसकी बात करते हैं। तो क्योंकि जो चार्जिंग है कैपेसिटर चार्ज किसके द्वारा हो रहा है RA और RB के द्वारा हो रहा है, तो चार्जिंग जो कैपेसिटर है उसका मान 0.693 RA प्लस RB इंटू C आता है और डिस्चार्ज के समय जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो केवल RB रेजिस्टेंस रोल प्ले करता है। तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटेंस यानी कि टाइम जो लो है वो 0.693 RB इंटू C होता है। तो टोटल टाइम पीरियड उस पल्स का जो टोटल टाइम पीरियड है यानी कि एक साइकिल जिसको बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपिटल T इज इक्वल टू चार्जिंग टाइम पीरियड और डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड दोनों को ऐड कर देंगे और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे इस एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की। तो F इज इक्वल टू 1/T और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.44 डिवाइड बाई RA प्लस का 2RB इंटू C प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में एक रेक्टेंगल टाइप की वेवफॉर्म्स प्राप्त होती है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 555 टाइमर के एक्सटर्नल कंपोनेंट जो अप्लाई किए गए हैं RA RB और R जो कैपेसिटर है उस पर निर्भर करता है। यदि हम इस रेक्टेंगल जो वेव है उसको अगर स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना है तो इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या चेंजेस करना पड़ेगा, क्या बदलाव करना है उसको हम देखते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग 555 टाइमर।
जो अभी रेक्टेंगल वेव मिलती है, तो उसका एक महत्वपूर्ण एक पैरामीटर काम में लिया जाता है, उसको कहते हैं ड्यूटी साइकिल। और ये ड्यूटी साइकिल यानी कि ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि वह स्क्वायर वेव है या रेक्टेंगल वेव है, उसको डिफाइन करने के लिए ड्यूटी साइकिल एक पैरामीटर काम में लिया जाता है। और यह ड्यूटी साइकिल क्या होती है, जो चार्जिंग टाइम पीरियड था यानी कि ऑन टाइम पीरियड था, उसमें टोटल टाइम पीरियड यानी कि चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग जो टाइम था उससे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वह उसकी ड्यूटी साइकिल कहलाएगी। तो इसकी ड्यूटी साइकिल कितनी हो जाएगी, चार्जिंग था आर ए प्लस आर बी इंटू 0.693 इंटू सी, और टोटल टाइम पीरियड था 0.693 आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई आर ए प्लस 2 आर बी इंटू 100 प्राप्त होगी। तो अब इस रेक्टेंगुलर वेव को अगर स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी ड्यूटी साइकिल 50 होनी चाहिए स्क्वायर वेव के लिए, और ड्यूटी साइकिल 50 यानी कि 50% ड्यूटी साइकिल करने के लिए आर ए की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा, ताकि आर ए की वैल्यू को 0 करते ही इसकी वैल्यू हो जाएगी आर बी डिवाइड बाई 2 आर बी, और आर बी से आर बी कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 इंटू 100, और ये हो जाएगी 50%। तो ड्यूटी साइकिल यानी कि स्क्वायर वेव अगर बनाना है तो उसकी ड्यूटी साइकिल को 50% करना पड़ेगा और आरबी के मान को, वो आर ए के मान को 0 करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आर ए के मान को 0 करते हैं, 0 यानी कि ये 0 का मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये वीसीसी जो सप्लाई है वो है पिन नंबर 7 से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। और पिन नंबर 7 क्या है, डिस्चार्जिंग पिन, जो कि किससे कनेक्टेड था, ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड था। तो इस कंडीशन में उस ट्रांजिस्टर से एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध था, जो विरोध कर रहा था, वह नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगी। तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर या 555 टाइमर वह क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस आरबी के पैरेलल में एक डायोड लगा दिया जाता है। अब ये डायोड लगाने से क्या फायदा हुआ है इसको देखते हैं, क्योंकि जब फॉरवर्ड कंडीशन होगी, फॉरवर्ड कंडीशन का मतलब है जब चार्जिंग होगा तो आर ए और इस डायोड के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होगा, उस कंडीशन में आर बी नहीं आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड कंडीशन में डायोड किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो उस कंडीशन में जब चार्जिंग है तो उस कंडीशन में आर ए इस डायोड के द्वारा कैपेसिटर चार्ज होगा। और जब डिस्चार्जिंग की बात करते हैं तो कैपेसिटर, अब डिस्चार्जिंग में ये डायोड रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा, तो लो रेजिस्टेंस आरबी के द्वारा मिलेगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज इस आरबी और यहाँ जो डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर पिन नंबर 7 से कनेक्टेड था उसके द्वारा डिस्चार्ज होने लग जाएगा। तो अब आर ए और आरबी का मान अगर इक्वल कर देते हैं तो चार्जिंग पीरियड और डिस्चार्जिंग पीरियड दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि चार्जिंग पीरियड 0.693 आर ए इंटू सी और डिस्चार्जिंग पीरियड 0.693 आर बी इंटू सी, और आर ए और आर बी बराबर है, तो टी चार्जिंग और टी डिस्चार्जिंग दोनों इक्वल होंगे, और उस कंडीशन में जो ड्यूटी साइकिल आएगी वह 50% आती है। तो यह है कॉन्फ़िगरेशन स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह यूज में लिया जा सकता है। थैंक यू सो मच।